नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर शिकंजा कसती हुई देखी जा रही हैं। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पार्टी से अलग होकर एक नई यहाँ पर चाल चलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके माध्यम से तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलने पर यहाँ पर निशाना बनाकर उन पर यहाँ पर वार किए जा रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फंस रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने यहाँ पर ऑफर दिया कि 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए, तमाम चीजें जो है वो इशारा कर रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में आप बगावत कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? क्या सीएम योगी की कुर्सी हाथ से जाती हुई नजर आएगी? इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से ही यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ को कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो काफी ज्यादा निराशाजनक रहा लोकसभा चुनाव में और वो सिर्फ उनकी वजह से, और ऐसे में क्या वाकई सूबे का मुख्यमंत्री होना उनके लिए भारी पड़ गया लोकसभा चुनाव में और सीटें कम आना क्या इसके लिए केवल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य या फिर यूं कहें कि ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ पर इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में नजर आ रही है। एक खेमा केशव प्रसाद मौर्य के साथ चल रहा है तो दूसरा खेमा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहा है। तो क्या लगता है क्या उपचुनाव से पहले या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सरकार गिरती हुई नजर आएगी? क्या लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या लगता है शालिनी? मनीष, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में बीते लोकसभा चुनाव के बाद अंतर्कलह की स्थिति पैदा हुई है, तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर उसका पूरा जो हार का जो उत्तर प्रदेश में ठीक रहा है वो योगी आदित्यनाथ पर ही फोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें केवल और केवल सीएम योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं मानी जा सकती। अगर किसी भी राज्य में या अगर देश में किसी भी पार्टी की हार होती है तो किसी एक व्यक्ति के कहने से या एक व्यक्ति पर से ही केवल उस पार्टी की हार नहीं हो सकती। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तो उसके जिम्मेदार यहाँ केवल और केवल सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं है, यहाँ पर पूरी पार्टी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकती है। पार्टियों के तहत जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, कहीं ना कहीं वो चुनाव जो किया गया था उम्मीदवारों का वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे बदायूं का, तो संघमित्रा मौर्य लगातार 2 बार की सांसद थे, उसके बावजूद भी संघमित्रा मौर्य का भारतीय जनता पार्टी जो है वो टिकट काट देती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव था उनका टिकट काट देना, उसकी जगह दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार देना, तो कहीं ना कहीं ये गलत था। जिसके बाद देखा गया कि संघमित्रा मौर्य को हटाकर नए उम्मीदवार मैदान में उतरे और नए उम्मीदवार को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और वो जो बदायूं की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी वो भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती है। तो अब ऐसे में मनीष यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए या केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, ब्रजेश पाठक की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो कोई बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं सीएम योगी के खिलाफ और ना ही वो सरकार के खिलाफ किसी तरीके का कोई बयान दे रहे हैं या कोई कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीते 10 दिनों में देखा गया है कि यहाँ केशव प्रसाद मौर्य कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, फिर मुलाकात कर रहे हैं, फिर तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में वो शायद ये जताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी जो पावर है वो भी कम नहीं है, उनकी पावर भी काफी ज्यादा है और वो योगी आदित्यनाथ पर इसी चीज को दिखाते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ इन सारी चीजों का अनदेखा करते हुए, उन्हें इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने काम काज में लगे हुए हैं, वो लगातार
लगातार बैठक कर रहे हैं। अब बैठकों में डिप्टी सीएमओ का ना पहुंचना, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें भी अगर थोड़ा जांच पड़ताल की जाए, सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर सामने आती है कि अभी तक जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो 11 मंडल की यहाँ पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। उसमें यहाँ पर दोनों ही डिप्टी सीएमओ को आमंत्रण नहीं दिया गया था, जिसके चलते वो लोग तब उन बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। जबकि ये कहा जाता है कि जो उस वहां पर विधानसभा सीटें आती हैं उन बैठकों में, या जो समीक्षा बैठक की थी, जो मंडल थे, उसमें उनका जो प्रभाव था वो वहां पर ज्यादा था, उसके बावजूद भी उन्हें नहीं बुलाया गया। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनकी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अंतरकलह है भारतीय जनता पार्टी में, ये आने वाले समय में उपचुनाव में भी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में तो हार ही चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अगर इसी तरीके की अंतरकलह बनी रही अंदर और नहीं सुलझी गई तो आने वाले समय में इसका काफी ज्यादा जो नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। मनीष जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो उपचुनाव सर पर है और उसके बाद विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी तमाम तैयारियां करनी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में तैयारियां की थी और उसके बाद यहाँ पर 37 सीटें जीतकर वो अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें, इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके माध्यम से अब आने वाले समय में पार्टी को संभालने की जरूरत है। क्योंकि पार्टी अगर संभलती नहीं है तो वाकई यहाँ पर उपचुनाव जो होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ेगी। लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 2027 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी यहाँ पर जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन शालिनी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने यहाँ पर समीक्षा बैठकों की बात की कि यहाँ पर जो 11 मंडलों की समीक्षा बैठक यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, उसमें ब्रजेश पाठक और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रण नहीं दिया गया था, उनको बुलाया नहीं गया था। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से अंतरकलह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, या यूं कहें कि सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो एक माहौल बना हुआ है, तो क्या उस माहौल के बाद, उस अंतरकलह के बाद अगर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको यहाँ पर इनवाइट करते या न्योता देते तो क्या वो लोग जाते वहां पर, और उनका जाना वहां पर कितना अहम होता, क्या लगता है आपको? देखिए मनीष, अगर निमंत्रण दिया जाता तो शायद वो जरूर पहुंचते वहां पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब देखा गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए और उसके बाद जब पहली कैबिनेट की बैठक यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी, तब भी दोनों डिप्टी जो सीएम है वो गायब थे, वो बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को सीएम की गद्दी पर देखना चाह रहे हैं और इसीलिए वो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की जो स्थिति है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऑफर दे देते हैं कि 100 लाओ, अपनी सरकार बनाओ, इस तरीके के वो बयान दे देते हैं। वहीं वो ये भी कहते हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है, मोहरा है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भी उन पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है सपा बहादुर अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मोहरा है, इस तरीके से वो पलटवार करते हैं। तो अब विपक्ष को कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह की स्थिति है वो आने वाले समय में उनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव पूरी कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो उपचुनाव में 10 सीटें हैं विधानसभा की, उन 10 सीटों पर भी उनका ही कब्जा हो जाए और फिर जब विधानसभा के चुनाव हो तो उसमें यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा है, ऐसे ही वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पछाड़ कर एक बार फिर से सीएम की गद्दी पर विराजमान होते हुए दिखाई दे। मनीष जी बिल्कुल, तो अब समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है कि विधानसभा चुनाव 2027 का जो परिणाम है उसको अपने हाथ में लें, अपने पक्ष में करें। तो ऐसे में लेकिन शालिनी एक छोटा सा सवाल बस यहाँ पर ये रहेगा कि यहाँ पर रायबरेली की ऊंचाहार सीट है, वहां से विधायक है मनोज पांडे। अब यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी छोड़कर अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में उनके आने के बाद से एक यहाँ पर अफवाह उड़ती हुई नजर आ रही है, यूं कहें कि सियासी गलियारों में एक चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि मनोज पांडे को यहाँ पर सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या लगता है वाकई मनोज पांडे इतने यहाँ पर सक्षम है कि उनको सीएम पद की यहाँ पर उपाधि दी जाए या सीएम का चेहरा उनको बनाया जाए, क्या लगता है?
मनीष देखिए, ये तो केवल अफवाह है, क्योंकि यहाँ पर कोई अगर समाजवादी पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है और जी। सीधा उन्हें सीएम का चेहरा बना दिया जाता है, तो ऐसा कहना तो बिल्कुल नामुमकिन सा है। क्योंकि जब दोनों डिप्टी सीएम आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में उन्हीं चेहरों में से अगर हो सकता है तो कोई सामने आकर मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है। जी। मनोज पांडे को लेकर जो अफवाह फैल रही है वो केवल अफवाह ही है। इस पर किसी भी तरीके से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, तो जी। इस तरीके के कयासों पर ध्यान ना दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है उसको लेकर कहीं ना कहीं इतनी उलझी हुई भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है कि उपचुनाव पर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में मजबूत नजर आ रहे हैं, मायावती मजबूत नजर आ रही है, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मजबूत नजर आ रहे हैं। तो तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो मजबूत नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सूबे में सरकार होने के बाद यहाँ पर अच्छा बहुमत होने के बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है या फिर इसमें भी बाजी मारती हुई नजर आती है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव जो 2027 में होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ अहम भूमिका रह जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।